देखिए रोटेशनल मोशन में क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि कोई ऑब्जेक्ट है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये ऑब्जेक्ट अगर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है और सपोज करिए कि उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है, तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, सपोज करिए कि ये पॉइंट है, तो ये इसके अबाउट सर्कुलर मोशन में होगा। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन में होती है, तो उसका हर एक पॉइंट सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है। तो इस पॉइंट को देखिए जरा, अगर हम इसके सर्कुलर मोशन को देखें, इस पार्टिकल के सर्कुलर मोशन को देखें, तो ये सपोज करिए कि डेल्टा टी टाइम में पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक पहुंचता है। ये इसका आर हो गया, ये थीटा हो गया। तो जो थीटा है इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, वैसे ही ये एंगल के टर्म्स में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, और जो थीटा की यूनिट होती है वही इसकी यूनिट होगी, यानी कि रेडियन होगी। ओमेगा जो है वो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी होता है, या इसको हम डी थीटा डी टी से डिनोट करते हैं। तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड, ये एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी या ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। और इसी तरह से इसमें अल्फा होता है डी ओमेगा डी टी। तो जो अल्फा है उसको हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आप इसमें नोटिस करेंगे कि जो काइनेमेटिक्स वाली इक्वेशंस होती हैं, बिल्कुल उसी तरह की इक्वेशन इसमें होती है। तो ट्रांसलेशन में और रोटेशनल मोशन में एक सिमेट्री होती है, ट्रांसलेशन और रोटेशन में। तो देखिए जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है वैसे ही इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे उसमें स्पीड होती है, इसमें एंगुलर स्पीड होती है। जैसे उसमें एक्सेलरेशन होता है, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। जैसे उसमें फोर्स होता है, ऐसे इसमें टॉर्क होता है। जैसे उसमें मास होता है, वैसे इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। फॉर्मूले बिल्कुल एक जैसे ही हैं, बस इसमें ये देखना है कि भाई रोटेशनल मोशन में वो बिल्कुल ट्रांसलेशन वाले फॉर्मूले यूज करेंगे, उसी तरह के फॉर्मूले हैं। बस इनकी प्लेस पे, एस की प्लेस पे थीटा, बी की प्लेस पे ओमेगा, ए की प्लेस पे अल्फा, फोर्स की प्लेस पे टॉर्क और मास की प्लेस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काइनेटिक एनर्जी की प्लेस पे काइनेटिक एनर्जी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए ये इसमें सिंबल्स हैं। जो अल्फा है वो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, ओमेगा नॉट ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होगी, ओमेगा ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, तो इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन होती है, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, उसी तरह से ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। दूसरी इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s की प्लेस पे थीटा आ जाएगा, u की प्लेस पे ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ए की प्लेस पे अल्फा टी स्क्वायर। और जैसे उसमें होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो v की प्लेस पे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और u की प्लेस पे ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ये 2as की प्लेस पे आ जाएगा 2 अल्फा थीटा।
तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2as जैसे होता है तो a की प्लेस पे एंगुलर एक्सेलरेशन और ये थीटा आ जाएगा। अब इसमें फर्स्ट जो इक्वेशन है उसका प्रूफ देखिए। तो देखिए अल्फा की डेफिनेशन से ये प्रूव होगा, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा डी टी, ये अल्फा की डेफिनेशन होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी। अब इसमें लिमिट्स डाली जरा, जैसे इसमें इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये डी ओमेगा हो गया और ये अल्फा डी टी हो। तो जब इसमें टी 0 होगा तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट होगी, और यहाँ पे जब टी टी के इक्वल होगा तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू ओमेगा के बराबर होगी। तो जैसे 1 का इंटीग्रेशन x होता है उसी तरह से यहाँ पे ओमेगा हो जाएगा और इसमें लिमिट्स आ जाएंगी ओमेगा नॉट से लेके ओमेगा तक। जैसे 1 का इंटीग्रेशन x है तो ओमेगा के रिस्पेक्ट में ओमेगा और t के रिस्पेक्ट में t आ जाएगा, ये 0 से लेके t तक हो। अब इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट हो जाएगा और ये अल्फा इंटू टी माइनस 0। ओमेगा नॉट को इस तरफ ले जाइए तो ये फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हो जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इन सब की यूनिट्स भी देखिए, अल्फा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है मीटर लेंथ, तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा रेडियन, और इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकंड और इसकी भी यूनिट रेडियन पर सेकंड। अब सेकंड प्रूफ देखिए, सेकंड किस किस को रिलेट करता है। सेकंड में थीटा आना चाहिए और ओमेगा आना चाहिए, अल्फा इसमें कांस्टेंट है, तो जो सेकंड है वो थीटा और ओमेगा के बीच का रिलेशनशिप है। तो सेकंड देखिए, ओमेगा और थीटा का रिलेशन होता है ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा डी टी, तो हम इसको लिख सकते हैं डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी। तो ये डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू डाल दीजिए इसमें, तो ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इक्वेशन नंबर 1 में हमने ओमेगा की वैल्यू निकाली थी, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे, इधर जो वेरिएबल है वो t है, तो इसमें जब t 0 होगा तो थीटा इसमें 0 होगा, जब इसमें t t के इक्वल होगा तो इसमें थीटा थीटा के इक्वल। तो जो एंगल है वो 0 से लेकर थीटा तक जाता है और जो टाइम है वो, इसमें ओमेगा नॉट यानी कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है और एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ओमेगा नॉट और अल्फा दोनों कांस्टेंट है, तो जैसे 1 का इंटीग्रेशन x होता है यहाँ पे थीटा हो जाएगा 0 से लेकर थीटा तक। ओमेगा नॉट कांस्टेंट है, ओमेगा नॉट dt के साथ मल्टीप्लाइड है, लिमिट्स हो जाएगी 0 से लेकर t तक। फिर इसमें अल्फा कांस्टेंट है t dt और लिमिट 0 से लेकर t तक। तो इसमें तो ये थीटा माइनस 0 हो जाएगा, लिमिट्स पहले अपर लिमिट डालेंगे फिर लोअर लिमिट डालेंगे। ओमेगा नॉट जैसे 1 का इंटीग्रेशन x होता है यहाँ पे t आ जाएगा और लिमिट 0 से लेकर t तक। फिर प्लस अल्फा, और जैसे x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होता है वैसे t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और लिमिट्स हो जाएगी 0 से लेकर t तक। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट और ये t माइनस 0 प्लस अल्फा और ये टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी को 0 पुट करेंगे तो 0। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस ये जो 2 है ये 1/2 अल्फा टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद करने का वही तरीका है जो इक्वेशन नंबर 2 है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब थर्ड देखिए, जो थर्ड इक्वेशन है वो है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी कि ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2as अल्फा थीटा। तो ये किस किस के बीच का रिलेशन है, इसमें हमें रिलेशन निकालना है ओमेगा और अल्फा के बीच का। तो अल्फा की डेफिनेशन देखिए,
ये हमें प्रूव करना है। तो अल्फा की डेफिनेशन होती है डी ओमेगा डी टी। अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा डी टी। अब इसको हम क्या करेंगे, टी तो हमें चाहिए नहीं, तो टी को एलिमिनेट करने के लिए इसको डी थीटा से डिवाइड कर देंगे और डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि टी एलिमिनेट हो जाए। तो इसको हमने डी थीटा से डिवाइड किया और डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डी ओमेगा डी थीटा हो गया, और ये जो डी थीटा डी टी है ये ओमेगा के इक्वल। तो ये आ जाएगा ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी थीटा। तो ये ओमेगा और थीटा का रिलेशनशिप हो गया। अब इसमें लिमिट्स डालिए, तो ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी थीटा। तो थीटा की वैल्यू 0 से लेके थीटा तक जाएगी, और ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट से लेके ओमेगा तक। तो जैसे x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होता है, उसी तरह से यहाँ पे ओमेगा का इंटीग्रेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और इसमें लिमिट डाल देंगे ओमेगा नॉट से लेके ओमेगा तक। ये अल्फा और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, तो ये 0 से लेके थीटा तक। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, तो पहले अपर लिमिट डालेंगे, फिर लोअर लिमिट, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2, और ये अल्फा, ये थीटा माइनस 0 हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा इंटू थीटा, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू थीटा। ये थर्ड इक्वेशन। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। जो पीडीएफ भेजी है उसमें ये न्यूमेरिकल्स भी है, इनके सॉल्यूशन भी लिखे हुए हैं, आप जरा ध्यान से इसको देखिएगा। ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट टॉर्क, a wheel is turned from rest through 400 radians in 10 सेकंड। तो एक तो थीटा की वैल्यू दे रखी है 400 रेडियन, और टाइम दे रखा है, टाइम 10 सेकंड है। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, तो फर्स्ट पार्ट में इसका एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है कितना होगा। तो थीटा और टी से अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो आप सोचिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो एक्सेलरेशन और थीटा और टी, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। रेस्ट से इसको टर्न करना है, यानी कि जो ओमेगा नॉट है वो 0 है, तो इसमें थीटा की वैल्यू डालिए 400, ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ अल्फा और टी की वैल्यू 10 स्क्वायर। तो 400 इज इक्वल टू हाफ अल्फा इंटू 100। ये 100 से 400 कट जाएगा, 4 टू जा 8, अल्फा की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो अल्फा इज इक्वल टू 8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। फिर दूसरे पार्ट में पूछा है इफ सेम टॉर्क कंटिन्यूज टू एक्ट what will be angular velocity of the wheel after 20 सेकंड from start। अगर वही टॉर्क लगा रहे तो फिर बताना है कि एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी 20 सेकंड के बाद। तो एंगुलर वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी पूछा है, तो जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो यहाँ पे v की जगह तो ओमेगा आ जाएगा, u की जगह ओमेगा नॉट, a की जगह अल्फा और t। तो ओमेगा नॉट की तो वैल्यू 0 हो गई, अल्फा हमने निकाला हुआ है 8 हो गया, और t की वैल्यू 20 सेकंड्स। तो उसने पूछा है कि 20 सेकंड के बाद एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो 28 या 160 रेडियन पर सेकंड। तो 20 सेकंड के बाद एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी 160 रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है the angular speed of a motor wheel is increased from 1200 rpm to 3120 rpm in 16 seconds।
तो एंगुलर स्पीड, पहली वाली एंगुलर स्पीड दे रखी है 1200 आरपीएम और दूसरी वाली एंगुलर स्पीड दे रखी है 3120 आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट या रिवोल्यूशन पर मिनट। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, इसको रेडियन पर सेकंड में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, हम इसको आरपीएम में यूज नहीं कर सकते। और टाइम दिया हुआ है 16 सेकंड्स। What is the angular acceleration assuming the acceleration to be uniform? तो फर्स्ट पार्ट में तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है कितना होगा, और जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। और दूसरे पार्ट में पूछा है हाउ मेनी रिवोल्यूशंस डज द व्हील मेक ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इस पूरे टाइम में नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पूछे, कि टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कितने होंगे। तो देखिए जो 1200 राउंड पर मिनट है, एक राउंड में कितना रेडियन होता है, एक रिवोल्यूशन में कितना रेडिएशन होता है, और मिनट में कितने सेकंड होता है। तो 1200 एक राउंड में 360 डिग्री यानी कि 2 पाई रेडियन होता है पर मिनट। तो ये जो मिनट है इसमें 60 सेकंड्स होता है, तो हम इसको रेडियन पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। तो 60 से इसको डिवाइड करिए, 22 जब 40 पाई रेडियन पर सेकंड होगी। ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हो गई 40 पाई रेडियन पर सेकंड। अब इसी तरह से फाइनल निकालिए, तो ये 3120 इंटू 2 पाई अपॉन 60 रेडियन पर सेकंड। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 3 टाइम्स, ये 104 आ जाएगा। तो 104 पाई रेडियन पर सेकंड, ये इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगी। अब अल्फा का फॉर्मूला होता है डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा ओमेगा मतलब फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो फाइनल एंगुलर स्पीड कितनी होगी, फाइनल एंगुलर स्पीड है 104 पाई और इनिशियल है 40 पाई और टाइम है 16। तो हो जाएगा 64 पाई डिवाइड बाय 16, तो 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो जो अल्फा है उसकी वैल्यू हो गई 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। फिर दूसरे पार्ट में पूछा है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पूछा है कि 16 सेकंड में नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कितने होंगे। तो हम पहले एंगल निकाल लेते हैं कि एंगल कितना होगा। टोटल एंगल टर्न इन 16 सेकंड्स। तो पहले 16 सेकंड में टोटल एंगल कैलकुलेट करेंगे, मतलब थीटा कैलकुलेट करेंगे। तो थीटा का फॉर्मूला होता है ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो इससे हम टोटल एंगल कैलकुलेट कर पाएंगे। इसमें वैल्यू डाल दीजिए, तो ओमेगा नॉट हो गया 40 पाई और टी हो गया 16 प्लस हाफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू 4 पाई और टी 16 का स्क्वायर। तो ये 640 पाई हो गया, ये 2 पाई इंटू 256, 512 और 600, तो 1152 हो जाएगा, 1152 पाई रेडियन। तो 16 सेकंड में टोटल इतना एंगल टर्न होगा। लेकिन उसने एंगल नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, मतलब टोटल कितने रिवोल्यूशंस वो पार्टिकल कर लेगा, मतलब टोटल कितने चक्कर वो लगा लेगा। तो हमें ये पता है कि भाई एक चक्कर में 2 पाई रेडियन कवर होता है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल एंगल थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। क्योंकि अगर आप टोटल एंगल को एंगल इन 1 रिवोल्यूशन से डिवाइड कर दोगे तो यूनिटरी मेथड से नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस आ जाएंगे। तो थीटा कितना है 1152 पाई और ये 2 पाई, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 5 2 5 जा 10 2 7 जा 576 रिवोल्यूशंस आ जाएंगे। तो 16 सेकंड्स में नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस हो जाएंगे 576।
तो ये बिल्कुल काइनेमेटिक जैसा है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि भाई वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी लेनी है, एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन लेना है, बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चंस है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंट ऑफ फोर्स। ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है इसको टॉर्क भी बोलते हैं। ठीक है, मोमेंट कहीं पे भी आएगा तो मोमेंट वर्ड का मतलब है टर्निंग इफेक्ट। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब हो गया कि फोर्स की वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है तो उसके रिवॉल्विंग इफेक्ट को या टर्निंग इफेक्ट को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, या उसके लिए दूसरा नाम टॉर्क है। तो देखिए जैसे सपोज करिए कि कोई ऑब्जेक्ट है और इसका हमने एक पॉइंट को फिक्स कर दिया, मतलब किसी चीज से इसको फिक्स कर दिया, जैसे इसके अंदर एक कील गाड़ दी, तो ये कील इसमें गाड़ देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा, या एक स्क्रू लगा दिया तो ये वाला जो पॉइंट है इस ऑब्जेक्ट का ये फिक्स हो गया, और ये जो नेल आप करेंगे इसको ये हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि सिर्फ यही पॉइंट फिक्स है इसका, बाकी तो जो पॉइंट है वो रोटेट कर सकता है, क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है तो इसमें ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं होगा, तो ये इसके अबाउट रिवॉल्व कर सकता है या रोटेट कर सकता है। ठीक है, अब रोटेट करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। सपोज करिए कि आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, या ऐसे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा, तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो गया और ये फोर्स हो गया। तो ये फोर्स क्या करेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा इस एक्सिस के अबाउट। तो इसका जो रोटेशन है ये ऑब्जेक्ट इस तरह से रोटेट करेगा और इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे। तो फोर्स का जो काम है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट फ्री नहीं है ट्रांसलेटरी मोशन के लिए, आपने किसी एक पॉइंट को फिक्स कर दिया, तो फिर वो फोर्स जो है इसमें ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में इसको मूव नहीं कर सकता। तो फिर वो उसको क्या करेगा, रिवॉल्व कराएगा या रोटेट कराएगा, तो वो फोर्स का टर्निंग इफेक्ट हो जाएगा और उसको हम टॉर्क बोलेंगे। तो टॉर्क हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो टॉर्क होता है, ये टॉर्क इज इक्वल टू, ये इसको हमने ओ लिखा, ये जो फिक्स पॉइंट है इसका नाम होता है फल्क्रम। फल्क्रम इस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं, ओ को। तो जो टॉर्क है या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है इसको टॉ से डिनोट करेंगे, ये ग्रीक लेटर है और इसको ऐसे पढ़ता है TAU, दिस इज टॉ। तो आप क्या करोगे, इससे इसका एक लाइन ऑफ एक्शन बनाओगे, ये इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन होगी, फिर इससे इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ये आपने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ON, इसको D से डिनोट करिए, ये D है। तो टॉर्क होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो जो पॉइंट ऑफ रोटेशन होता है या फल्क्रम होता है, फल्क्रम से फोर्स की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको टॉर्क बोलते हैं। तो देखिए जो टॉर्क है ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F हो गया, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये ON हो गया, और ON को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, F इंटू डी। तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर। तो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन मीटर, और जैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन के इक्वल होता है तो न्यूटन मीटर या जूल भी लिख सकते हैं।
तो टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर और जूल। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इसका एक और नाम है, ये फोर्स, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं लीवर आर्म। लीवर आर्म, तो फोर्स इंटू लीवर आर्म के इक्वल होता है, और लीवर आर्म का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक एक्सियल वेक्टर होता है। तो जो टॉर्क है उसका साइन हम किस तरह से बताएंगे, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो टर्निंग टेंडेंसी के ऊपर हम इसका साइन लेते हैं। तो यहां पे लिखते हैं टर्निंग टेंडेंसी ऑफ फोर्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरह से टर्न हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज टर्न होगा या एंटी क्लॉकवाइज टर्न होगा। तो उसके हिसाब से हम टॉर्क का साइन लिखेंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न हो रहा है तो टॉर्क का साइन पॉजिटिव लेंगे, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट टर्न हो रहा है तो फिर हम टॉर्क का साइन नेगेटिव लेंगे। तो ऑब्जेक्ट सिर्फ दो, इस एक्सिस के अबाउट सिर्फ दो तरह से रोटेट कर सकता है, या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो टॉर्क का साइन पॉजिटिव लेंगे, या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो टॉर्क का साइन नेगेटिव लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और टॉर्क का जो साइन है प्लस या माइनस वो उसकी डायरेक्शन को बताएगा। तो अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेना है टॉर्क को, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो नेगेटिव लेना है। सपोज करिए कि आप इसके ऊपर दो फोर्स लगाते हैं, और एक जो फोर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, और दूसरा जो फोर्स है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। यानी कि एक टॉर्क पॉजिटिव है और दूसरा टॉर्क नेगेटिव है, और दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो जो नेट टॉर्क है वो 0 हो जाएगा। तो जिस तरह से दो ऑपोजिट फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस करते हैं, उसी तरह से दो टॉर्क अगर एक दूसरे के ऑपोजिट है तो नेट टॉर्क 0 हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अगर सारे फोर्सेस का सम 0 होता है तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और सारे टॉर्क का सम अगर 0 होता है तो उसको हम बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। तो इस कॉन्सेप्ट से आप इसको भी रिवाइज कर पाएंगे जो हमने टॉर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, और एक नया कॉन्सेप्ट भी है, इसको बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो देखो पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से इसको कंपेयर करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट अगर ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब है कि जितने भी फोर्सेस हैं उनका सम 0 हो। इसी तरह से रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जितने भी टॉर्क होंगे उन सब का सम 0 हो। ठीक है, अगर नेट फोर्स 0 है या सम ऑफ ऑल द फोर्सेस 0 है तो ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर सकता। अगर नेट टॉर्क 0 है यानी कि सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इज इक्वल टू 0, तो फिर वो रोटेशनल मोशन में नहीं हो सकता। रोटेशनल मोशन में नहीं है इसका मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, और ट्रांसलेटरी मोशन में नहीं है इसका मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। सपोज करिए कि ये कोई सपोर्ट है और इस सपोर्ट के ऊपर एक बीम इस तरह से रखा हुआ है, एक बीम है। ठीक है, तो अगर इधर का वेट ज्यादा होगा तो इसमें इस तरह का रोटेशन आएगा। सपोज करिए कि इधर वेट ज्यादा है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा जब तक ये गिर नहीं जाएगा।
ठीक है। और अगर इधर का वेट ज्यादा है तो इसका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, और ये नीचे की तरफ झुकेगा, ये ऊपर की तरफ, ये इसका फलक्रम होगा। ठीक है। अब इसमें देखिए कि इस वाले पॉइंट पे एक मास लटका दिया गया m1, और इस वाले पॉइंट पे एक मास है ये m2। और इन दोनों मास के इफेक्ट से ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो ये वाला जो वेट है m1 है, इसका फोर्स कितना होगा? इसका फोर्स हो जाएगा F1 इज इक्वल टू m1 इंटू जी। तो इस पॉइंट पे ये इसको नीचे की तरफ झुकाएगा, और इसका फोर्स हो जाएगा m2 इंटू जी। ये वाली जो डिस्टेंस है, ये इस फोर्स की, ये फोर्स हो गया, ये फलक्रम हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। सपोज करो ये d1 है, और इसी तरह से ये जो फलक्रम है O यानी कि फिक्स पॉइंट है, उसका इससे डिस्टेंस d2 है। अब ये वाला जो फोर्स है, ये इसको इस तरफ मूव करेगा, ये वाला जो फोर्स है ये इसको इस तरफ मूव करेगा, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया और ये क्लॉकवाइज हो गया। तो अगर हम नेट टॉर्क निकालेंगे तो इसका टॉर्क कितना होगा? टॉर्क 1 निकालो तो ये हो जाएगा F1 इंटू D1, और क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको पॉजिटिव लेंगे। अगर इसका टॉर्क निकालेंगे तो ये हो जाएगा F2 इंटू D2, और क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो इसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है। अब अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो τ1 प्लस τ2 यानी कि समेशन τ, ये किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा F1 D1 माइनस F2 D2 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2। तो F1 D1 क्या है? F1 D1 इज दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मूवमेंट है ये इसी का चल रहा है बेटा, इससे इससे इसका कोई मतलब नहीं है, इसी को लिख रहे हैं। ये F1 D1 जो है ये तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और F2 D2 हो जाएगा क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल है तो आप इनको अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हो। एंटी क्लॉकवाइज को अलग करो, क्लॉकवाइज को अलग करो। अगर दोनों इक्वल है तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसलेशनल रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की ये कंडीशन है कि नेट टॉर्क 0, या आप इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। इसमें से जो एक फोर्स है, ये जैसे F1 है, एक्चुअली ये जो फोर्स है इसको हम W1 लिख सकते हैं, या F1 ही लिखा रहने दीजिए। तो ये जो F1 है इसमें एक होता है लोड और दूसरा होता है एफर्ट। तो ये जो F है इसको बोलेंगे लोड F1, और ये हो जाएगा लोड आर्म, और ये हो जाएगा एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। अब इसी का दूसरा पार्ट है कपल। कपल में दो फोर्स होते हैं, पेयर ऑफ फोर्सेस होते हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आर कॉल्ड कपल। A pair of equal and opposite forces. तो दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे और ऑपोजिट होंगे, एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो इन दोनों को अगर एक बॉडी के ऊपर लगा दिया जाएगा, एक्टिंग ऑन अ बॉडी,
along two different lines of action, एक लाइन में नहीं होने चाहिए, two different lines of action, constitute a couple. तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो लाइंस ऑफ एक्शन है वो अलग अलग होनी चाहिए, मतलब एक लाइन के अंदर नहीं होने चाहिए। तो इसका मोमेंट ऑफ कपल, तो ये जो मोमेंट ऑफ कपल है इसको भी टॉर्क बोलते हैं। तो देखिए कपल जो है वो भी फोर्स है, तो दोनों का जो फोर्स का मोमेंट होगा या मोमेंट ऑफ कपल उसका भी नाम टॉर्क है। तो ये एक पर्टिकुलर कंडीशन है, जैसे सपोज करिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, आपने इस पॉइंट पे इस तरफ एक फोर्स लगाया और इस तरफ एक फोर्स लगाया। अब ये जो दोनों फोर्स हैं इनका मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, तो दोनों जो फोर्स है वो इक्वल है और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इन दोनों फोर्सेस के कॉम्बिनेशन को हम कपल बोलेंगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो हमें इसका फलक्रम नहीं पता है, इसमें कोई फिक्स पॉइंट होने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे सपोज करिए कि इसके किसी पॉइंट को फलक्रम कंसिडर कर लेते हैं, जैसे इसको O कंसिडर कर लिया। F1 और F2 के बीच की डिस्टेंस दी हुई है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो D है। तो आप सपोज करिए कि इससे ये जो फर्स्ट फोर्स है इससे इसका डिस्टेंस x है, तो इससे इसका डिस्टेंस d माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये जो O है ये वेरिएबल पॉइंट है, कहीं पे भी हो सकता है। एक्चुअली इससे फलक्रम की पोजीशन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अभी इसको प्रूव करेंगे तो देखेंगे कि x से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो नेट मोमेंट है या नेट टॉर्क है उसको कैलकुलेट करिए। तो पहले इस वाले फोर्स का कैलकुलेट करते हैं। ये फोर्स इस पॉइंट के अबाउट, अगर इस तरफ फोर्स लगाओगे तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा, और इस पॉइंट पे इस पॉइंट के अबाउट देखोगे ऐसे फोर्स लगाओगे तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा। तो जो दोनों का डायरेक्शन है वो सेम है, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका भी टॉर्क पॉजिटिव होगा और इसका भी टॉर्क पॉजिटिव होगा। तो अगर आप इसका टॉर्क निकालोगे तो ये F को d माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, इसका टॉर्क निकालोगे तो F को x से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा Fx, और इसका टॉर्क हो जाएगा F इंटू डी माइनस। दोनों को पॉजिटिव लिया है क्योंकि दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, एक ही डायरेक्शन में, तो F इसमें से कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस डी माइनस, तो ये हो जाएगा F इंटू डी। तो जो टॉर्क है वो F इंटू डी के इक्वल होगा। तो अगर आप कपल का टॉर्क निकालोगे तो उसमें एक किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा और दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो ये फलक्रम से इंडिपेंडेंट होता है, दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मतलब होता है। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ दो फोर्स है उसमें से किसी भी into perpendicular distance between them. तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो टॉर्क है वो इंडिपेंडेंट होता है फलक्रम से। टॉर्क और मोमेंट ऑफ कपल is independent of choice of fulcrum। ठीक है, तो इसमें कौन सा फलक्रम लेना है उससे फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वर्क डन बाय टॉर्क। जैसे फोर्स वर्क करता है वैसे ही टॉर्क भी वर्क करता है।
वर्क डन बाय टॉर्क। तो देखिए जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसका फलक्रम है, वो फिक्स पॉइंट है। आपने इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया है, सपोज करिए कि ये जो पी पॉइंट है उस पर फोर्स लगाया है, और इस फोर्स के इफेक्ट से ये वाला जो पॉइंट है ये सर्कुलर मोशन करेगा इसके ओ के अबाउट, और इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो सपोज करिए कि इससे इसकी डिस्टेंस r है और ये डेल्टा थीटा मूव करता है। तो वर्क डन हो जाएगा। अगर आप फोर्स से वर्क डन निकालोगे, इस वाले फोर्स से वर्क डन निकालोगे, तो ये अगर बहुत छोटा होगा तो हम इसको एक स्ट्रेट लाइन की तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस अलोंग आर्क पी क्यू। तो पी क्यू के अलोंग जितना भी डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा उसको फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें कंडीशन होगी कि ये जो डेल्टा थीटा है वो बहुत छोटा होना चाहिए, तभी उसको हम एक डिस्प्लेसमेंट की तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो देखो ये जो आर्क है ये पी क्यू डिस्प्लेसमेंट लिया जा सकता है अगर ये एंगल बहुत छोटा होगा, तो ये आर्क आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की तरह दिखेगा। ठीक है, तो जो फोर्स है वो टेंजेंट के अकॉर्डिंग होता है, और ये जो कर्व है ये भी टेंजेंट के अलोंग होगा, तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो ये फोर्स इनटू डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा। अभी जो आर्क लेंथ है डेल्टा थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो जो आर्क की लेंथ है वो किसके इक्वल हो जाएगी, आर इंटू डेल्टा थीटा के इक्वल। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ, और आर्क लेंथ पी की हो जाएगा आर इंटू डेल्टा थीटा। तो देखिए जो फोर्स और उसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एफ इंटू आर, इसको हम टॉर्क लिख सकते हैं। तो टॉर्क इंटू डेल्टा थीटा हो जाएगा, बिकॉज टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर। तो ये जो डेल्टा डब्ल्यू है तो वर्क डन बाय टॉर्क हो गया, ये टॉर्क हो गया, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बाय टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो वर्क डन बाय जो टॉर्क है ये कांस्टेंट टॉर्क है। जैसे वर्क डन बाय फोर्स था उसी तरह से ये वर्क डन बाय टॉर्क है। तो हमने एक वर्क पावर एंड एनर्जी में एक टॉपिक पढ़ा था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, इसी तरह से इसमें आएगा एक टॉपिक वर्क डन बाय वेरिएबल टॉर्क, जो थीटा के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। तो टॉर्क अगर कांस्टेंट नहीं है उसका फॉर्मूला भी देखिए। इफ टॉर्क इज नॉट कांस्टेंट, तो जो वर्क डन है जैसे टी इंटू डी थीटा, तो इसमें थीटा वेरिएबल होगा, तो थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। तो जैसे वेरिएबल फोर्स के लिए होता था ना एफ इंटू डी एक्स, x1 से लेके x2 तक, तो f की प्लेस पे तो टॉर्क आ जाएगा और x की प्लेस पे dx आ जाएगा, dx की प्लेस पे d थीटा आ जाएगा। और जैसे x की लिमिट x1 से लेके x2 तक होती थी, इसी तरह से टॉर्क इसकी थीटा की लिमिट थीटा 1, तो जो टॉर्क है वो थीटा का फंक्शन होगा, मतलब टॉर्क मस्ट बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो अगर फोर्स वेरिएबल है यानी कि टॉर्क अगर थीटा का फंक्शन है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएं। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है बेटा, नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप थ्योरी को ही एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और परसों फिर इसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जितना अभी तक पढ़ लिया। ठीक है बेटा?